हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद पार्ट 7 है। इसमें 266 तक हम अनुच्छेद को डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे 267 से लेकर 300 अनुच्छेद तक डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। संघ और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। तो अनुच्छेद 267 से या 268 से शुरू होता है। संघ और राज्यों के बीच राजस्व जो है पैसा का बंटवारा। अनुच्छेद 268 में बताया गया है, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए गए शुल्क का वर्णन किया गया है। दोस्तों, केंद्र के द्वारा जो दिया जाता है और राज्यों के द्वारा जो संग्रहित किया जाता है वह किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा उसके बारे में। अगला है अनुच्छेद 269, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर से संबंधित है। दोस्तों, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर में किस प्रकार से बंटवारा करेंगी इसके बारे में। अगला है अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 217 में उद्गृहित कर संघ और राज्य के बीच केंद्र शासित प्रदेश केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारा किया जाएगा। अनुच्छेद 271, शुल्क और कर पर संघ का प्रयोजन। शुल्क और कर पर संघ का प्रयोजन अनुच्छेद 271 में वर्णित है। ओके, अगला दिया गया है 273। 273 जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। दोस्तों, यहाँ पर निर्यात शुल्क पर जो निर्यात पर टैक्स लगाया जाता था उसको समाप्त कर इनको अनुदान किया जाता है निर्यात करने के लिए। अनुच्छेद 273 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 274, ऐसे कराधान जिन पर राज्य हितबद्ध प्रभाव डालने विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अपेक्षा हो। तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 274 में। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 275, कुछ राज्यों को संघ का अनुदान। जो कुछ राज्य हैं उनको संघ का अनुदान किस प्रकार से मिलेगा अनुच्छेद 275 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 276, वित्तीय व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर किस प्रकार से लगेंगे इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 277, व्यावृत्ति। व्यववृत्ति जो है उसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है अनुच्छेद 277 में। अगला है 278, इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 279, शुद्ध आगम आदि की गणना के लिए। दोस्तों, शुद्ध आय जो है उसकी गणना के लिए अनुच्छेद 279 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन जो है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। वित्त आयोग की सिफारिश किसमें है अनुच्छेद 281 में। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। अनुच्छेद 282, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 282 में राज्य या संघ अपने राजस्व के लिए जो व्यय किया जाता है उसके बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 283, संचित निधियां, आकस्मिक निधियां और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा। संचित निधियां अनुच्छेद 283 और आकस्मिक निधियों के बारे में। अनुच्छेद 284, लोक सेवकों न्यायालयों के द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा अनुच्छेद 284 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 285, संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट।
केंद्र सरकार की संपत्तियां राज्य के कराधान से छूट प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 286 माल के क्रय और विक्रय पर कर के आरोपण के बारे में निर्बंधन। जो माल होता है उसके खरीद पर, उसके विक्रय पर जो टैक्स लगता है उसका इस पे वर्णित किया गया अनुच्छेद 286 में। अनुच्छेद 287 विद्युत करों पर छूट। जो विद्युत कर है उस पर छूट अनुच्छेद 287 के तहत लगता है। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत से संबंधित जो राज्य हैं उनको कराधान की कुछ दशाओं में छूट जो होती है, जल, पानी और जो बिजली होती है उसके कराधान से जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उन पर छूट प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्तियां और आय को संघ और कराधान से छूट। राज्य की संपत्तियां, आय को संघ और कराधान से छूट। संघ को कराधान से छूट, राज्य की संपत्तियों के। अनुच्छेद 279। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों, पेंशनों के संबंध में समायोजन। इसमें अनुच्छेद 290 में। अनुच्छेद 290 के क में कुछ देवस्व निधियों की वार्षिक संचय जो विशेष परिस्थितियां हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 291 को समाप्त कर दिया गया है। अध्याय 2 अब भारत सरकार उधार लेती है जो। अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा जो उधार लिया जाता है उसका वर्णन किया गया है 292 में। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। राज्य सरकार जो उधार लेती है वह अनुच्छेद 293 के तहत लेती है और केंद्र सरकार अनुच्छेद 292 के तहत उधार लेती है। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बंधताएं और वाद, इन सभी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तित्वयां, अधिकार, दायित्व, बंधत्वता का उत्तराधिकार जो है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 294 में। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति और आपत्तियां, अधिकार, दायित्व, बंधता का उत्तराधिकार अनुच्छेद 295 में। इन सभी के अतिरिक्त जो अन्य दशाएं हैं संपत्तियों के बारे में उनका वर्णन किया गया है 295 में। 296 राजगामी या यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। कोई स्वामी है वह अपनी स्वामीहीनता को खो देता है, उसका वर्णन अनुच्छेद 296 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 297। अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीप, मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान वस्तु, चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वह केंद्र के द्वारा निर्वहित किया जाता है, वह अनुच्छेद 297 के द्वारा होता है। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्तियाँ। अनुच्छेद 299 संविदाएं कई प्रकार की होती हैं अनुच्छेद 299 के द्वारा। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ जो हैं यह अनुच्छेद 300 में है।
आज का अंतिम क्वेश्चन है अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 में था, अब इसको अनुच्छेद 300 के काम में डाल दिया गया है। विधि के प्राधिकारियों 30 में था, विधि के प्राधिकारियों के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। विधि के कानून जो हैं, जो कानून के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 300 के काम में वर्णित किया गया है। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।